आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और यह वीडियो इतिहास प्रेमियों के लिए है जिनका इतिहास फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि आज 7 जनवरी 2020 है और दिन गुरुवार, और प्री डिसाइड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज इतिहास का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली क्विज होता है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आप लोग बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर देंगे। वो इतिहास तो आप लोगों का फेवरेट विषय ही है। तो मैं कुमार पंकज ड्रोन ICS टीम की ओर से आपके समक्ष इतिहास विषय से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, और पूरे ही जोश के साथ आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप MCQ के वीडियोस जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है वहाँ पर आप जा करके और जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, गणित, हिंदी, अंग्रेजी सभी से रिलेटेड जो है वीडियोस पड़े हुए हैं। और जो पिछले एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें शामिल किए गए प्रश्नों को ही इस क्विज में लाया जाता है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं तो लगातार रिपीट होते हैं, और इन प्रश्नों का आपका रिवीजन बहुत अनिवार्य है। तो चलिए ये वो सब आप करते रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इतिहास विषय जिन लोगों का है वो बड़ी उत्सुकता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लालायित हैं। तो आज पहला जो प्रश्न है वह मॉडर्न हिस्ट्री से है, और आज के जितने भी क्विज हैं वो टोटल जो है मॉडर्न हिस्ट्री पर ही डिपेंड करते हैं। और हम जानते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जब मोहम्मद मुअज्जम द्वारा बहादुर शाह की पदवी के साथ शासन संभाला गया तब से जारी होता है, और उसके बाद में फिर आगे निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। यहाँ पर आपके समझ 4 कूट दे रखे हैं, और इन 4 कूटों में पहला कूट है अली वर्दी खां की मृत्यु, काल कोठरी की घटना, अलीनगर की संधि, चंद्रनगर पर अंग्रेजों का अधिकार। इन चारों में से कौन सी घटनाएं पहले कौन सी बाद में हुई, इनको सही से सही अनुक्रम में फिट करके आप उस विकल्प में को चुनिए जिसमें आपके द्वारा दिए गए कूट सही बैठते हैं, और कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करें। जल्दी करें, बहुत ही आसान है। इतिहास विषय बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान सा है, और इसमें लोगों की समझ बहुत ज़्यादा है। जल्दी से देखिए, वेरी गुड। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर हम जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दैट मीन्स ये जो कूट लिखे हुए हैं ये सही अनुक्रम में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न संख्या 2 है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया है। प्रश्न को बहुत विशेष ध्यान से समझिएगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगातार परीक्षाओं में चाहे UPPSC हो, समीक्षा अधिकारी हो, लोअर PCS हो, और SSC जैसे एग्जाम्स, CET, UPSSC सभी में इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। और इतिहास लगभग हर एक कह सकते हैं कि परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही प्रिय विषय है। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया। उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, और इसका जो सही उत्तर है वो 1740 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स ला सापेल की संधि। सभी लोग जानते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। भारत में किस युद्ध की समाप्ति हुई एक्स ला सापेल की संधि से, जो कि आप जानते हैं यूरोप में हुई। क्यों? क्योंकि यूरोप में जब इन दो देशों के बीच में युद्ध होता रहता था, फ्रांस और इसमें, तो भारत में भी अंग्रेज और फ्रांस आपस में युद्ध करने लगते थे। तो एक्स ला सापेल की संधि के उपरांत भारत में किस युद्ध की समाप्ति हुई। बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स ला सापेल के थ्रू हुई। वेरी गुड। अब देखते हैं आज का अगला चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न भी देखिए संधियों पर ही आधारित है, और इन संधियों में पहला जो प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। यह सिर्फ शब्द विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं वर्ड। अक्सर इस तरह के प्रश्न अब बहुत ही ज़्यादा शामिल किए जा रहे हैं आने वाली परीक्षाओं में भी, और पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उससे मद्देनजर रखते हुए इस तरह के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ क्या करते हैं, नहीं शब्द को हम नहीं पढ़ते हैं और
सुमेलित हैं वाले में पहला वाला सुमेलित मिलता है, बस उसी को टिक लगा करके और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं। तो ठीक है, इसका जो सही बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है पेरिस की संधि, अर्थात 1753। पेरिस की संधि 1753 में नहीं हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए प्लासी के युद्ध से संबंधित। प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से और हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से। प्लासी युद्ध के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, सभी जानते हैं। सिराजुद्दौला के विरोधियों द्वारा अंग्रेजों की सहायता। दूसरा विकल्प है अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। तीसरा है सिराजुद्दौला का कासिम बाजार तथा कलकत्ता पर अधिकार और काल कोठरी की घटना। और जो चौथा है उपयुक्त सभी। दैट मीन्स अगर ABC में से कोई एक कारण आपको उत्तरदायी लगता है तब तो वो उत्तर दे दीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है ये तीनों ही कारण उत्तरदायी थे प्लासी युद्ध के लिए तो आप उत्तर को डी के रूप में, विकल्प डी के रूप में दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको जल्दी से कमेंट करें और इसका जो उत्तर है वो हम आपको बता देते हैं, उपर्युक्त सभी, अर्थात विकल्प डी ही क्या है? विकल्प डी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 1764 में आप सभी जानते हैं क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध एक तरह से निर्णायक था अंग्रेजों के लिए, भारत पर अधिकार कायम करने के लिए। ठीक है, तो 1764 ये याद रखिएगा कब में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ये एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जो प्रश्न है वो तो है ही है, इनडायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस श्रृंखला को कतई मत छोड़िएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। 1764 ईस्वी के बाद पूर्ण बक्सर युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किस संधि के थ्रू हुई? संधि कौन सी? अलीनगर की संधि, इलाहाबाद प्रयाग की संधि, या कोरेगांव की संधि, या कासिम बाजार की संधि? यहाँ आपको सही उत्तर के रूप में चुनना है वह कौन सी संधि थी जिससे बक्सर युद्ध की समाप्ति हुई। तो बिल्कुल सही है आंसर इलाहाबाद संधि। बहुत ही प्रसिद्ध ये का ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है। इलाहाबाद की संधि, प्रयागराज भी लिख दिया गया है क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया है। तो इस दृष्टिकोण से इतिहास में अगर देखें तो इतिहास में यह प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है अपनी। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे आने वाले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? प्रश्न संख्या 7 है, बक्सर कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर देखिए असत्य वर्ड, अक्सर सत्य पर ध्यान जाता है और पहला वाला जो प्रश्न सत्य लिखा होता है उसी पर हम टिक लगा देते हैं, आगे के कमेंट, आगे के विकल्प पढ़ते भी नहीं है। लेकिन अब जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो नहीं वर्ड जोड़ दिया जाता है, असत्य जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, तब उत्तर दें। जल्दबाजी में गड़बड़ी कतई न करें, क्योंकि हड़बड़ी में अक्सर क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है। तो पहला विकल्प है बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर कंपनी के अधिकार को सुनिश्चित कर दिया। दूसरा विकल्प है बक्सर के युद्ध के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा का राजस्व प्रशासन को कंपनी को सौंप दिया गया। और जो तीसरा विकल्प है बक्सर के युद्ध में एक ओर बंगाल के नवाब की सेना थी और दूसरी ओर कंपनी की अंग्रेज सेना थी। और जो डी विकल्प है वो है इनमें से कोई नहीं। दैट मीन्स अगर आपको ABC में से कोई उत्तर एक लगता है विकल्प के रूप में सही है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये तीनों ही गलत हैं तो आप उत्तर के रूप में विकल्प डी को चुन सकते हैं। वेरी गुड। तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प सी है। दैट मीन्स बक्सर के युद्ध में एक ओर बंगाल के नवाब की सेना थी और दूसरी ओर कंपनी की अंग्रेज सेना थी। इज दैट क्लियर? तो आइए आज के प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो कि डायरकी पर डिपेंड है, डायरकी पर आधारित है, और इसका जो उत्तर है वो क्या है समझते हैं। द्वैध शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसमें अब यहाँ देखिए, इसके पहले असत्य पूछा गया था और यहाँ पर क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है। तो इन टर्म्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बंगाल के राजस्व प्रशासन कंपनी के हाथों में होने और सामान्य प्रशासन नवाब के हाथों में, ध्यान दीजिएगा, बंगाल की बात कर रहा है यहाँ पर। जो राजस्व का प्रशासन था वो तो कंपनी के हाथों में होने और सामान्य प्रशासन वो नवाब के हाथों में होने के कारण इस तरह से द्वैध शासन की स्थापना हुई। ठीक, एक तो यह विकल्प के रूप में आप चुन सकते हैं।
अगला जो है आपका बी विकल्प, इस व्यवस्था को 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली के बारे में बता रहा है विकल्प बी कि इसको 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। ये सत्य है या असत्य, ये आप पर डिपेंड है, आपने जो पढ़ रखा है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। सी विकल्प है, इस व्यवस्था को दोषपूर्ण बताते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अब इनमें से अगर तीनों में से कोई विकल्प है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सभी सही लग रहे हैं तो आप उत्तर के रूप में विकल्प डी को चुन सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर को दीजिए। बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, यहाँ पर विकल्प डी अर्थात उपर्युक्त सभी वाला विकल्प ही सही है। क्यों? क्योंकि डायरकी में ये तीनों ही विकल्प क्या थे, सही थे। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे आने वाले प्रश्न संख्या 9 पर। आज का प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किन कार्यों से रॉबर्ट क्लाइव को जोड़ा जा सकता है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप जानते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव किन घटनाओं से संबंधित है। यहाँ पर 4 कोड दे रखे हैं। बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार की प्राप्ति, दूसरा है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा है निजाम के उत्तरी सरकार क्षेत्र पर अधिकार, और चौथा विकल्प है इलाहाबाद की संधि। जल्दी से विचार कीजिए इन चारों कूटों पर। थोड़ा वक्त लग सकता है आपको अन्य प्रश्न, साधारण प्रश्न की तुलना में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका विकल्प ए बी सी डी, जल्दी से कूट व्यवस्थित करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का हम उत्तर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वह है विकल्प डी, अर्थात 1, 2, 3 और 4। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 में ये रॉबर्ट क्लाइव इन चारों घटनाओं से जुड़े हुए थे। तो आइए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए हैदर अली से संबंधित है, और हैदर अली के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी फेमस नाम है। ठीक है, तो हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन, अब यहाँ पर भी देखिएगा असत्य दे रखा है, कभी सत्य पूछ लेता है और कभी असत्य पूछ लेता है। तो इन वर्ड्स पर विशेष ध्यान दें, शब्दों का भी खेल है, और आता हुआ प्रश्न अक्सर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके पूर्वज दिल्ली के निवासी थे, उसका पिता फतेह मुहम्मद मैसूर राज्य की सेना में फौजदार था, या 1755 ईस्वी में उसे डिडिगुल का फौजीदार नियुक्त किया गया। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। अगर इनमें ये तीनों गलत हैं तो आप उत्तर के रूप में विकल्प डी को चुन सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। वेरी गुड। अब इसका देखिए उत्तर वास्तव में विकल्प डी ही करेक्ट है। दैट मीन्स उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। दैट मीन्स ये सारे के सारे हैदर अली से संबंधित हैं। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड लिखा है वो असत्य लिखा है। ठीक है, तो असत्य क्या है, ये तीनों तो सत्य है। दैट मीन्स इनमें से कोई भी वाक्य असत्य नहीं है, इनमें से कोई भी विकल्प असत्य नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी हैदर अली से ही संबंधित है, और हैदर अली ने निम्न में से किस स्थल को हैदर नगर के रूप में, हैदर नगर ध्यान दीजिएगा, हैदर नगर के रूप में परिवर्तित किया। डिडिगल, बेदनूर, सुंडा या वल्हिनी, इन चारों विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। बिल्कुल सही बात है, हैदर अली ने विकल्प बी अर्थात बेदनूर को हैदर नगर के रूप में स्थापित किया या परिवर्तित कर दिया। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जो हमारा है वह भी हैदर अली से ही संबंधित है, और यहाँ पर 1780 की बात की जा रही है। किसके साथ संधि की थी? आज के क्विज में संधियों पर आधारित बहुत प्रश्न हैं। नाना फडणवीस, माधवराव, महादजी सिंधिया, रघुजी भोसले। ठीक, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है हैदर अली ने किसके साथ संधि की थी। अब इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प नहीं है। दैट मीन चारों में से किसी ना किसी से संधि हैदर अली की हुई है 1780 में। वही आपको आइडिया लगाना है कि इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका जो है वो है विकल्प ए अर्थात नाना फडणवीस। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या
13 और पृष्ठ संख्या 13 भी यहाँ पर हैदर अली से ही संबंधित है। और लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य वर्ण, ध्यान दीजिएगा, असत्य वर्ण के बारे में बताया गया है। तो असत्य कौन सा है इसके बारे में देखना है। पहला विकल्प जो है, पहला विकल्प के रूप में देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, द्वितीय मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, तृतीय और चतुर्थ मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। अगर इन तीनों में से सारे कथन आपको असत्य लग रहे हैं तो फिर इसको आप विकल्प डी के रूप में उत्तर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से आंसर दें। ठीक है, तो बिल्कुल सही, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है द्वितीय मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न संधियों के को संबद्ध वर्षों के साथ सुमिलित करिए। देखिए इस टाइप्स के प्रश्न भी अब बहुत ही पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आयोग का जो पैटर्न है पेपर का वो चेंज हो चुका है और वो अधिक से अधिक जानकारी एक ही प्रश्न में उम्मीदवार से लेने की उम्मीद रखता है। तो इस टाइप से मिलान वाले प्रश्न बहुत दिए गए होते हैं। तो पहला है मंगलौर की संधि, दूसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि और तीसरा है मद्रास की संधि। इन 3 संधियों को दिए गए इन वर्षों से आपको कूट करना है। कूट को विकल्प के रूप में दे रखा है और इन विकल्पों में से आपको चुनना है। देख लीजिए आपके समक्ष पूरा स्लाइड है और इसमें से आप समझिए। यहाँ यह ध्यान रखिएगा 3 संधियां हैं और 4 जो है इसकी तिथियां हैं या सन दे रखे हैं। दैट मीन्स कोई एक आपको लग रहा होगा एक्स्ट्रा दे रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसी तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है दिए गए होते हैं पेपर्स में। अगर पिछले वर्ष के आप पेपर्स का एनालिसिस करें तो आपको इस तरह के प्रश्न बहुतायत संख्या में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 14 है, प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी जो है ये आपका करेक्ट है। अर्थात मंगलौर की संधि 1783 में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। 1774 का यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 भी आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है और यहाँ पर पूछा गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए सत्य और असत्य कंटिन्यू इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के प्रयत्न किया जा रहा है। अब यहाँ पर सत्य वर्ड है, ठीक, तो यहाँ पर आपको छांटना है कौन सा सत्य। पहला है विस्तारवादी नीति तथा हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों के समर्थन और अंग्रेजों द्वारा मराठों तथा हैदराबाद के साथ संधि करना। अब आपको बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में यह कथन सत्य था। अगर आपको लगता है कि ये सत्य है तो आप इसको उत्तर के रूप में विकल्प ए दे सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें इस युद्ध में हैदर अली को करारी पराजय का सामना करना पड़ा, क्या ऐसा हुआ था? अगर ऐसा है तो आप विकल्प के रूप में उत्तर के रूप में विकल्प बी को दे सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है ये दोनों विकल्प गलत है तो इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी की मद्रास की संधि से हुई थी, क्या ऐसा सही है? या अगर इन तीनों को ही आपको लग रहा है कि सत्य नहीं है तो आप विकल्प के उत्तर के रूप में विकल्प डी को चुन सकते हैं। जल्दी से उत्तर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न जो है वो विकल्प डी ही इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स इन तीनों ही ABC वाक्यों में कोई भी सही नहीं है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या जो 16 है, प्रश्न संख्या 16 मंगलौर की संधि से संबंधित है। मंगलौर की संधि के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला यहाँ कूट है, इस संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरा है कूट, यह संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई। तीसरा कूट है, इस संधि के तहत अंग्रेजों को मैसूर का आधा क्षेत्र प्राप्त हुआ। और चौथा कूट है, युद्ध में पराजित होने के कारण टीपू सुल्तान को यह अपमानजनक संधि करनी पड़ी।
तो जल्दी से इसका उत्तर आप चुनिए और ABCD में से देखिए कौन कौन से कथन सत्य है, उस अनुसार आप एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद में मिलान करिए किस विकल्प में आपका मैचिंग कर रहा है और उस विकल्प को उत्तर के रूप में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। दैट मीन्स पहला और दूसरा जो कूट है इसका ये दोनों करेक्ट हैं, तीसरा और चौथा क्या है, ये सत्य नहीं है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या जो 17 है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण निम्न में से क्या था। ठीक है, तो पहला है टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन, दूसरा है मराठों और निजाम के साथ अंग्रेजों का गठबंधन, तीसरा है सी विकल्प है टीपू सुल्तान का त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण, और चौथा है गुंटूर को अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में ले लेना। जल्दी से इसका उत्तर आप रिप्लाई करें, जो भी विकल्प आपको लग रहा हो। ठीक है, तो इसका उत्तर जान लेते हैं, विकल्प सी अर्थात टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण करना ही तृतीय आंग्ल मैसूर का तात्कालिक कारण बन गया। एक तरह से अंग्रेजों को बहाना मिल गया टीपू सुल्तान को समाप्त करने के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है, 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम, बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है ये श्रीरंगपट्टम की संधि। तो श्रीरंगपट्टम की जो संधि है ये 1792 में जो हुई, कहता है टीपू सुल्तान निम्न में से कौन सी शर्तों को माननी पड़ी। अब यहाँ पर देखिए 4 शर्तों को विकल्प दे रखा है कूट के रूप में, इन 4 में से किन्हीं 1, 2, 3 या चारों को टीपू सुल्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा, वो आप अपने ज्ञान के अनुसार दिए। पहला है कुर्ग के राजा की स्वतंत्रता, दूसरा कूट है युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड की राशि का अनुदान, और तीसरा है पश्चिम में मालाबार, दक्षिण में डिंडीगुल और तथा पूर्व में 12 महल का प्रदेश अंग्रेजों को प्रदान करना, और चौथा है अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के संरक्षण में हैदराबाद के निजाम के पास बंधक के रूप में रखना। ठीक है, तो इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है और विकल्प को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है वह है हमारा विकल्प सी अर्थात 1, 2 और 3। मीन्स कुर्ग के राजा की स्वतंत्रता, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड की राशि का अनुदान, पश्चिम में मालाबार, दक्षिण में डिंडीगुल तथा पूर्व में 12 महल का प्रदेश अंग्रेजों को प्रदान करना। ये तीनों बातें तो सत्य हैं प्रश्न की दृष्टिकोण से श्रीरंगपट्टम की संधि के अंतर्गत, लेकिन चौथा जो है अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के संरक्षण में हैदराबाद के निजाम के पास बंधक के रूप में रखना, यह असत्य है। इसलिए इसमें विकल्प जो करेक्ट होगा वो सी होगा। इस दैट के बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर। यह पेशवाओं से संबंधित है, निम्न पेशवाओं का सही अनुक्रम क्या है। अब यहाँ पर देखिए पेशवाओं के बारे में आप जानते हैं, शिवाजी के जो बाद में पेशवा होने लगे, ठीक है, दक्षिण में, तो यहाँ पर बाजीराव प्रथम, माधवराव, नारायण राव और बाजीराव द्वितीय, इनका सही क्रम आपको बताना है। पेशवा की गद्दी पर कौन किस क्रम में बैठा, सीक्वेंस एक आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर रिप्लाई करिए, जो भी विकल्प आपके दृष्टिकोण से उचित हो। ठीक है, तो हम इसका उत्तर बता देते हैं। इसका जो उत्तर है वो विकल्प ए है। दैट मीन्स ये जो अनुक्रम दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है। बाजीराव प्रथम, माधवराव, नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। इज दैट क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है सूरत की संधि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 20, 1775 ईस्वी की सूरत की संधि निम्न में से किस उद्देश्य से हुई थी। पहला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के लिए, दूसरा है अंग्रेजों और राघोबा के बीच स्वार्थ सिद्धि हेतु, और सी ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति, और अंतिम जो विकल्प है वो है पेशवा माधवराव और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध का मिलकर सामना करने के लिए।
तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। उम्मीद है इसका उत्तर आप लोग जरूर सही देंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हम बता देते हैं, अंग्रेजों और राघोवा के बीच स्वार्थ सिद्धि हेतु। ठीक है, तो ये है हमारा आज का प्रश्न संख्या 20 था। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखिए, ये पूरी की पूरी आंसर की आपके समक्ष है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप इस पूरी प्रश्न श्रृंखला को PDF के फॉर्म में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के ग्रुप को आप ज्वाइन करें। ग्रुप पर जब क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा आपका ग्रुप, और वहाँ पर आप डेली जो भी क्विज कराए जा रहे हैं उनकी PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप इससे संबंधित टोटल वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में ऊपर आ रहे आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो डेली करंट अपडेट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और वहाँ पर डेली करंट अपडेट जो 6 बजे कराए जा रहे हैं उनके भी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। और सिविल सर्विसेज की मेंस परीक्षाओं के लिए भी 10 तारीख से डेली करंट अपडेट्स स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि IAS और PCS के मेंस और प्री कम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जा रहा है द्रोणा ICS की टीम की ओर से। और डेली का डेली आपको टॉपिक वाइज डिस्क्राइब किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हिंदी मीडियम की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, और अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए ग्रुप्स में, जिससे कि लोगों तक जो प्रैक्टिस सेशन है वो पहुँचे और लोग इसका बेनिफिट उठाएं। आप और आपके दोस्त, आपके भाई बहन, सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है जब तक कि रिकॉलिंग नहीं होगी तब तक के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्लिक नहीं कर पाओगे। इज़ दैट क्लियर? ओके, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।